तो हालांकि सामने ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में है, बट हम क्या करेंगे, हर एक चीज का इसमें डिटेल डिस्कशन करते हैं और यूनिट्स को समझते हैं सारी चीजों को। जैसे यहाँ पर पूछा है मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको यहाँ फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है और लिस्ट 2 में आपको उसके डायमेंशंस गिवन है। ठीक है, आपको मैचिंग करनी है। तो पहले हम एक एक फिजिकल क्वांटिटी को समझते हैं कि उसका सेंस क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, उसका एग्जांपल क्या होता है, एंड देन उसके बाद उसके डायमेंशंस कैसे कैलकुलेट होते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी मैचिंग करेंगे। तो सबसे पहले लिखो टॉर्क, लिखो टॉर्क, फर्स्ट लिखना टॉर्क। तो क्या आपने टॉर्क पहले पढ़ा है फिजिक्स में? क्या होता है टॉर्क बताओ? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका कोई एग्जांपल बता सकते हो कि क्या, कौन से एग्जांपल में हम टॉर्क बोलेंगे, किसमें टॉर्क ज्यादा है, किसमें टॉर्क कम है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक एग्जांपल मैं बताता हूं। कभी अगर आप लोगों ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया होगा या देखा होगा, आप लोगों ने ये वाला बच्चों वाला वो देखा है कि नहीं, वो झूले लगे होते, सी सॉ, करेक्ट। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर कोई बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पर उसको नीचे से प्रेस कर रहे हो, तो क्या होगा, बच्चा ऑब्वियस सी बात है उसका ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर क्या होगा, आप यहां पर से उस पर फोर्स लगा रहे हो, तो क्या होगा, सिचुएशन में आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन जितने दूर से लगाओगे आपको कम ताकत लगानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो यहां पर मतलब क्या है, जैसे जैसे यहां पर डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे जो फोर्स का इंपैक्ट है वो क्या हो जाएगा, और बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो टॉर्क यही है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर फोर्स कहां पर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होगा तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब यहां पर देखते हैं कि फोर्स का क्या डायमेंशन होता है। नोट कर लो ना इसको, टॉर्क को नोट करो। टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं इसे। और ये होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको कई बार टाउ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एफ इंटू डी। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है टी के जैसा, इसको टाउ रीड करते हैं और ये टॉर्क का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब यहां पर आपको फोर्स का डायमेंशन पता होना चाहिए। कितने बच्चों को फोर्स का डायमेंशन याद है? हाँ बताओ। ml(t-2), करेक्ट। तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास के लिए m आ गया, एक्सेलरेशन के लिए t-2 आ गया, इंटू यहां पर क्या लिखा हुआ है, d। d मतलब क्या हो जाएगा, इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, l। तो ओवरऑल डायमेंशन क्या मिलेगा आपको, ml(t-2). क्या ये क्लियर हो गया? अब यहां पर देखो a से कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, a से कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, सेकेंड वाला। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस, नेक्स्ट लिखो स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का मतलब क्या होता है पता है क्या, फोर्स अपॉन एरिया, ये उसका फॉर्मूला है। और स्ट्रेस की मीनिंग क्या होगी, हाँ खिंचाव, ठीक है सही बोला। तो स्ट्रेस कब लगता है, जैसे अगर मान लो यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में मान लो मैं दोनों तरफ से एक फोर्स लगा रहा हूं, तो ये जो बॉडी है या जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेस फील करेगा। और ये जो स्ट्रेस का जो मेजर होगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो फॉर्मूला बताया वो क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर हो गया ये चीज? अगर मान लो यहां पर मैंने दोनों एंड पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये वाला एरिया, अगर सपोज वो है 0.05 मीटर स्क्वायर, तो इसका स्ट्रेस कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो टोटल इंपैक्ट जो इस फोर्स पे लग रहा है 5 न्यूटन ऊपर 5 न्यूटन नीचे, मतलब टोटल कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, 10 न्यूटन का। ठीक है, तो ये टोटल इंपैक्ट फोर्स हो गया 10 न्यूटन का,
डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया यहाँ पर 0.05 मीटर स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? तो कितना आएगा, कैलकुलेट करो इसको। यह आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 5। 1000 डिवाइडेड बाय 5 करोगे मतलब 5 2 10, मतलब कितना आ जाएगा 200। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो यह आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा मीटर की पावर -2। समझ में आया क्या होता है स्ट्रेस का मीनिंग? ठीक है, तो स्ट्रेस कौन सी कंडीशन में इंक्रीज होगा और कौन सी कंडीशन में डिक्रीज होगा? जब एरिया कम होगा तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जब एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब यहां से इसका डायमेंशन निकाल सकते हो। तो फोर्स का डायमेंशन अभी हमने देखा था क्या था, MLT-2 डिवाइडेड बाय एरिया। तो एरिया मतलब लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो L स्क्वायर आ जाएगा। तो ओवरऑल इसका डायमेंशन क्या मिलेगा स्ट्रेस का, ML-1 T-2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो इससे कौन सा पार्ट मैच हो रहा है चेक कर लो, फोर्थ। तो स्ट्रेस का मैच हो रहा है पार्ट फोर्थ से। यहां तक सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट आते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, ये वाला पार्ट इरेज कर दो ना। बताओ सरफेस टेंशन क्या होता है? सुना है ना शायद, ये तुम लोगों ने पढ़ा भी है पहले कभी, सरफेस टेंशन 9th में पढ़ा। फोर्स इनटू टाइम, ओके। और कुछ उसका उसका सेंस क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, कहां पर अप्लाई होता है ये? हाँ, पानी में वो जो लिक्विड होता है उसमें अप्लाई होता है। तो लिक्विड के जो सरफेस पे जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। लिखो इसमें सरफेस टेंशन की मीनिंग क्या है, इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स acting on a surface of liquid, elastic force acting on a surface of liquid। हाँ, नहीं आज क्लास रख लिया था मैं, कौन आया है? हाँ भेज दो अंदर। तुम लोग कहाँ वेट कर रहे थे क्या? अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। एक्चुअली कल ये लोग मना किए ना सब टेस्ट के लिए, इसलिए मैंने फिर और कुछ क्वेश्चंस करवा दिए। ठीक है चलो कोई नहीं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। लिखो सरफेस टेंशन, एक सेकेंड ना। पीछे पास में सरफेस टेंशन, इलास्टिक फोर्स एक्टिंग ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड, एक्टिंग ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड। लिख लिया? तो इसका जो फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन कैलकुलेट करने का, वो होता है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, अब बताओ सरफेस टेंशन के डायमेंशन क्या होंगे? तो फोर्स के डायमेंशन क्या है, ML-T-2। लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा यहां पर L। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होगा, ML0T-2। तो चेक करो सरफेस टेंशन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, फर्स्ट वाला। यहां तक क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट लिखो, थर्ड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया ये वर्ड तो तुम लोगों को याद होगा, इनर्शिया क्या होता है, क्या होता है बताओ, इनकी एग्जांपल बता दो। चेंज इट्स स्टेट, करंट स्टेट को चेंज करने के लिए जो बॉडी रेजिस्ट करती है उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया। जैसे अगर बॉडी एक रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, मोशन पे है तो मोशन पे रहेगी, अदरवाइज वो रेजिस्ट करेगी अपने चेंज को। तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सर्कुलर मोशन के या रोटेशनल मोशन के जो रेजिस्टेंस है, या रोटेशनल मोशन के चेंज का जो रेजिस्टेंस है, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लिखो,
ऑब्जेक्ट रेजिस्ट टू चेंज इट्स रोटेशनल मोशन, ऑब्जेक्ट रेजिस्ट टू चेंज इट्स रोटेशनल मोशन, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करते हैं आई से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करते हैं आई से, और आई इज इक्वल टू होता है मास इंटू इंटू आर स्क्वायर। अब आर क्या है ये समझो, जैसे अगर मान लो एक व्हील का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इस व्हील का रेडियस है सपोज आर, ठीक है, अगर ये व्हील जो है रोटेशनल मोशन में है, ठीक है, ये बहुत हैवी व्हील है, आयरन का है मान लेते हैं, ठीक है, और इसका साइज भी ज्यादा है, मतलब इसका रेडियस भी क्या है, हायर है, तो इस सिचुएशन में मास भी ग्रेटर है, रेडियस भी ग्रेटर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। और अगर वो रोटेशन में है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसको स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, या वो ज्यादा रेजिस्ट करेगा अपने स्टॉपिंग के लिए, अपने स्टेट को चेंज करने के लिए। समझ में आई ये चीज? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही है, अगर मान लो कोई सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसका रेजिस्टेंस का जो मेजर होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास और आर स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर के ऊपर, मतलब जो भी वो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस, या फिर जो ऑब्जेक्ट है उसका रेडियस, अगर सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो इसका डायमेंशन क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का देख के बताओ। तो मास का क्या हो जाएगा m, और रेडियस स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा L2, और t के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब क्या हो जाएगा T0। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हो जाएगा mL2T0, मतलब ये वाला। तो करेक्ट ऑप्शन जो भी है वो उसमें से चेक कर लेना। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, तो जितनी फिजिकल क्वांटिटीज है जो आप जानते हो नहीं जानते, उसको एक एक करके हम चेक करते चलते हैं, उसके डेफिनेशन, और उसको फिर उसी से प्रैक्टिस करोगे तो याद होगा आप लोगों को। ये हटा दूं, हो गया तो सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अगेन मैच द फॉलोइंग में है, तो सबसे फर्स्ट लिखा है स्प्रिंग कांस्टेंट। लिखो स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको डिनोट करते हैं के से, स्प्रिंग कांस्टेंट को डिनोट करते हैं के से। सामने जो मैं डायग्राम बना रहा हूं ना, उसको ड्रॉ कर लो ताकि उसको समझने में आसानी हो। नोट कर लिया सबने? ओके, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है उसको समझने के लिए देखो यहां पर ध्यान देना। मान लेते हैं यहां पर एक स्प्रिंग अटैच्ड है, इनिशियली उस पर कोई भी लोड नहीं है, ठीक है, या कोई भी फोर्स नहीं है, कोई भी लोड नहीं है। अब अगर मैं इसमें लोड प्रोवाइड करूंगा तो क्या होगा, स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच करेगी, स्ट्रेच करेगी तो उसके शेप में, उसकी लेंथ में चेंज होगा, और मान लेते हैं उसकी लेंथ में जो चेंज हो रहा है, उस लेंथ के चेंज को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एक्स से। और इसमें एक फोर्स एक्ट करेगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिसको क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे, जो उसको रीस्टोर करने के लिए, वापस उसी पोजीशन में लाने के लिए लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां पर जो फोर्स का जो मेजर है वो कैसे कैलकुलेट होगा, ये हो जाएगा माइनस के इंटू एक्स। यहां पर एक्स जो उसका चेंज हुआ या जो डिस्टॉर्शन हुआ वो हो गया, फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है रीस्टोरेशन फोर्स, और ये जो के आपको दिख रहा है इसी को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। समझ में आई ये चीज? तो नोट कर लो ये, और यहां पर लिखना एफ जो है वो रीस्टोरिंग फोर्स है, एक्स जो है ये अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन है, एक्स है अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन, अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन, एफ है रीस्टोरिंग फोर्स। अब ये नेगेटिव क्यों आता है, ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे
जब हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे और साथ में वेक्टर एनालिसिस भी जब करेंगे एक बार इसका, ठीक है। तो यहां पर से अगर आप k की वैल्यू निकालोगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर, -f डिवाइडेड बाय x। क्लियर हो गया। अब बताओ k के डायमेंशन क्या होंगे, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट के डायमेंशन क्या होंगे। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml t-2, और x मतलब कि ये अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन, उसकी यूनिट क्या होगी, लेंथ मतलब l, उसका डायमेंशन आ गया l। तो k का डायमेंशन क्या आ जाएगा, m t-2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फर्स्ट वाले के लिए, सेकेंड ऑप्शन। क्या ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है। नेक्स्ट लिखना एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड अगर याद होगा थर्ड यूनिट मैंने पढ़ाया था, बीच में हमने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, तो उसमें एंगुलर वेलोसिटी आया था। कुछ लोगों को याद है क्या, किसी को याद है, लास्ट टॉपिक था उसका। हाँ, आर्क अपॉन रेडियस तो एंगल है, एंगल का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होता है उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। हमने अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी भी कैलकुलेट की थी, ठीक है। तो हालांकि अगर कोई बात नहीं, मैं दोबारा से पढ़ाऊंगा तो याद हो जाएगा और बाकी बच्चों को याद आ जाएगा। तो लिखो एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से, इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। दोनों में डिफरेंस पता है, एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। स्पीड मतलब क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी है मतलब वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब डायरेक्शन भी रहेगा। तो यहां पर लिखना एंगुलर वेलोसिटी में लिखना ओमेगा इज इक्वल्स टू, ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाय टी। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। थीटा का मतलब है कितने एंगल का चेंज हो रहा है, टी का मतलब है कितने टाइम में चेंज हो रहा है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो अर्थ का एक कंप्लीट साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट होता है, एक साइकिल जो बनता है वो कितना ड्यूरेशन लेता है, कितना टाइम लेता है, 24 आवर्स अपने रोटेशन पे, अपने एक्सेस पे अगर बात करें तो अपने एक्सेस पे वो एक बार कितने समय में रिवॉल्व करता है, तो आंसर है 24 आवर्स में रिवॉल्व करता है। क्लियर हो गया ये चीज। अब एक बार वो रिवॉल्व करेगा तो कितने एंगल बनाएगा, एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री, और उसको रेडियन में कन्वर्ट किया जाए तो कितना रेडियन होगा, 2 पाई रेडियन। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 डिग्री, या आप उसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई रेडियन। क्या ये क्लियर हो गया। तो ओमेगा की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 2 पाई। तो 2 और पाई की वैल्यू हो गई 3.14, और 24 आवर्स है, इसको कन्वर्ट करते हैं सेकेंड्स में। तो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 24 इंटू 60 इंटू 60। समझ में आई ये चीज। इसको कैलकुलेशन करोगे, जो भी आपको वैल्यू मिलेगी वो आपको क्या देगा, एंगुलर वेलोसिटी। मतलब एक सेकंड में अर्थ किस एंगल से रिवॉल्व कर रहा है या चेंज हो रहा है उसका एंगल। समझ में आया ये चीज। ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा हम एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं, इसको लिख लेना। ये आएगा 3.14 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 24। ये आएगा 7.26 इंटू 10⁻⁻⁵। और यूनिट क्या होगी, अब बताओ यूनिट। थीटा मतलब एंगल, एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। समझ में आई ये चीज। तो एक सेकेंड में अर्थ का जो एंगल होता है या जिस एंगल से वो मूव करता है वो इतना एंगल है। अब हम इसके डायमेंशन पे आते हैं। तो इसका डायमेंशन, तो रेडियन मतलब एंगल, एंगल का डायमेंशन नहीं होता, एंगल डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। और सिर्फ किसका डायमेंशन हो जाएगा यहां पर, टाइम का, टी का। तो यहां पर ओमेगा का डायमेंशन क्या होगा, टी की पावर -1। क्या ये समझ में आ गया। ठीक है। तो अब देखो इससे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। क्या ये क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट क्वांटिटी क्या लिखी हुई है, एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट लिखो एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को यूजुअली एल से डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से।
ठीक है, और लिखना इसका मीनिंग क्या होता है, मेजर ऑफ रोटेशनल मोशन, measure of rotational motion contained in an object, contained in an object that is revolving about a point, that is revolving about a point or axis, that is revolving about a point or axis. तो ये रोटेशनल मोशन को मेजर करने का एक सिस्टम है, या उसकी मेजर करने का एक क्राइटेरिया, ये समझ लो फिजिकल क्वांटिटी है, जो ये बताता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किस स्पीड से रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, इसको एल से डिनोट करते हैं। ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन सी दो चीजें लिखना, एल इज इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा। अब आई क्या था, रिकॉल करो, आई क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या था, एंगुलर वेलोसिटी। और आई की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिकॉल करके बताओ, मास इनटू आर स्क्वायर, और ओमेगा है, ओमेगा क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। समझ में आई ये चीज। अब अगर आपको एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन निकालना है, तो क्या हुआ इसका डायमेंशन, यहां पर क्या आ जाएगा, एम, मास के लिए क्या आ जाएगा, एम, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, L2, और यहां पर क्या आ जाएगा, ओमेगा मतलब क्या आ जाएगा, T-1। तो ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन, ML2T-1। तो कौन सा ऑप्शन है, देखो इससे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, लास्ट वाला, फोर्थ वाला। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने कभी एंगुलर मोमेंटम, अगर ये चीज देखा होगा ना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है ना, अपने एक्सेस पे हो या एक पॉइंट के अराउंड हो, तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होता है। कभी ये आप लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट में अगर देखा होगा, तो इसका मतलब ये, अगर वीडियो अगर कभी आपने देखा होगा, मान लो यहाँ पर सन है और अर्थ का इसके अबाउट रिवॉल्यूशन होता है ना, तो अगर मान लो अर्थ यहां पर है, तो अर्थ और इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है, ज्यादा है, मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पर क्या है, ग्रेटर है। लेकिन जब अर्थ रिवॉल्व करते ही यहां पर आता है, ये तो पता है ना कि अर्थ का जो केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग अर्थ का जो पाथ होता है जिसपे वो सन के अबाउट रिवॉल्व करता है, वो क्या होता है, इलिप्टिकल पाथ होता है। मतलब कुछ डिस्टेंस पे वो सन के ज्यादा पास होता है और कुछ पे वो सन से ज्यादा दूर होता है। मतलब ये जो आर वाली वैल्यू दिख रही है वो चेंज होते रहती है। क्लियर हो गया ये चीज। तो जब आर की वैल्यू यहां पर ग्रेटर होगी, तो उस सिचुएशन में ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी। मतलब जो अर्थ की रिवॉल्यूशन स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन जब आर की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ओमेगा की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। क्योंकि जब ये पास में आएगा तो आर की वैल्यू क्या हो गई, यहां पर कम हो गई, तो ओमेगा की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो कभी अगर आप ना अर्थ का रिवॉल्यूशन देखोगे सन के अराउंड, अगर उसका 3D आप किसी वीडियो में देखोगे, तो रिवॉल्यूशन दिखाते समय वो ऐसे ही दिखाता है, यहां पर बहुत स्लोली रिवॉल्व कर रहा है और जैसे ही पास आता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। एक और इसका एग्जांपल, कभी आपने कोई यूट्यूब वीडियो में देखा होगा, फिजिक्स के कई एक्सपेरिमेंट्स दिखते हैं, उसमें क्या है, एक पर्सन जो है वो चेयर पे बैठा रहता है, चेयर पे बैठ के ना, रिवॉल्विंग चेयर है, बैठ के ना वो दो लोड्स को पकड़ा रहता है। लोड्स को जब पकड़ा रहता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। जब जैसे ही वो दूर करता है तो स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ में आ रहा है ये चीज, ऐसा क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू जब बढ़ेगी तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल बताता हूं, वो आइस स्केटिंग करते जिसमें वो अलग अलग स्टंट दिखाते, जिसमें अपनी एक्सेस पे वो क्या करते, रिवॉल्व करते। जब वो रिवॉल्व करते, जब वो अपने हाथों को दूर रखेंगे, तो उस सिचुएशन में उनकी रिवॉल्विंग स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब वो पास में कर देंगे तो रिवॉल्विंग स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आई ये चीज। तो ये एंगुलर मोमेंटम जो है, ये उस ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट होता है जो रिवॉल्व कर रहा है अपने एक्सेस पे या फिर एक पॉइंट के अराउंड, और ये इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि इसका डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे, बट अभी फिलहाल ये नॉलेज हम इसका देख लेते हैं। नेक्स्ट लिखो, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी।
तो ऑब्जेक्ट के रोटेशन के कारण जो एनर्जी पोजेस करता है उसको बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जैसे आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? जो उसकी पोजीशन के कारण है। काइनेटिक एनर्जी जो उसके मोशन के कारण है। तो वैसे ही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब जो रोटेशनल मोशन के कारण जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। और एनर्जी में सभी के डायमेंशन सेम होते हैं। सभी के मतलब एनर्जी का पहले डेफिनेशन क्या है बताओ? एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज वर्क का कन्वर्जन ही एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है। और वर्क की डेफिनेशन क्या होती है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो ये होता है एफ इंटू डी। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। डिस्टेंस मतलब यहां पर क्या आ गया? एल आ गया। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम एल टू टी माइनस टू। समझ में आ गया? और जितने भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है सभी के डायमेंशन क्या रहेंगे? सेम। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम एल टू टी माइनस टू। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये सब चीजें देखो मैं जो बता रहा हूं ना, मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग इसके फॉर्मूले भी याद करते जाओ, उनका मीनिंग क्या है, सेंस वो भी ध्यान में रखते जाओ, और कैसे हम डायमेंशंस कैलकुलेट करें वो भी ध्यान में रहे। हटा दो फिर ये क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट आते हैं। अगेन कई फिजिकल क्वांटिटीज और उनके डायमेंशंस हैं यहां पर। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस लिखो। यंग्स मॉडुलस इसको गामा से डिनोट करते हैं। यंग्स मॉडुलस और इसको गामा से डिनोट करते हैं। ये होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो। लिखना रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। गामा इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है। तो स्ट्रेस अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, याद होगा क्या था स्ट्रेस? हाँ, उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या था? फोर्स अपॉन एरिया। और डायमेंशन क्या मिला था हमें? स्ट्रेस का डायमेंशन था, क्या आया था? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। याद आया ये चीज? ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है? किसी को याद है स्ट्रेन क्या है? चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ये स्ट्रेन की डेफिनेशन होती है। तो एक डायमेंशन डिवाइडेड बाय दूसरा डायमेंशन मतलब डायमेंशन कट जाएगा। तो ये स्ट्रेन जो होता है वो क्या होता है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसके में कुछ नहीं आएगा। तो जो यंग्स मॉडुलस है उसका डायमेंशन और स्ट्रेस का डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। तो क्या होगा देखो, फर्स्ट वाले का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट वाले के लिए करेक्ट आंसर होगा थर्ड, ये वाला। क्या ये सबको क्लियर हो गया? ठीक है। ये डेफिनेशन भी याद रखते जाना ताकि काम आए। नेक्स्ट लिखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और इसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से। इसको क्या बोलते हैं पता है क्या किसी को? नहीं, इस सिंबल को बोलते हैं ईटा। ठीक है। एन जैसा दिख रहा है लेकिन इसको बोलते हैं ईटा। ये इस टाइप के बहुत सारे सिंबल आएंगे। मुझे नहीं पता रहेगा कि आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, तो अगर पहली बार देखते तो बता देना मुझे। ये वाले सिंबल को क्या बोलते हैं? गामा। ये पता है ना? हाँ, अल्फा बीटा गामा ये तो पढ़े रहते। इस सिंबल को बोलते हैं ईटा। तो लिखा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसमें पहला एक वर्ड आता है विस्कोसिटी। इसका क्या मतलब होता है? हाँ, फ्लूइड से रिलेटेड होता है। क्या कितना गाढ़ा है उसको मेजर करने का वो होता है, तरीका होता है। फ्लूइड कितने इजीली फ्लो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या उसके फ्लो को रेजिस्ट करने का जो मेजर है उसी को क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। तो लिखना इट इज अ मेजर ऑफ, इट इज अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो, it is a measure of resistance to flow for a fluid, for a fluid। और
इसका फॉर्मूला एक्चुअली ऐसा होता है, ईटा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए डीवी बाय डीएक्स। ईटा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए डीवी बाय डीएक्स। नोट किया सबने? अब यहां पर एक एक टर्म का मतलब समझो। एफ का मतलब तो जानते हो क्या है, फोर्स। ए का मतलब क्या हो गया, एरिया। डीवी बाय डीएक्स का मतलब क्या है, स्मॉल चेंज इन वी मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय डीएक्स मतलब क्या हो गया, विद रिस्पेक्ट टू इट्स लेंथ, वन डायमेंशन। समझ में आई ये चीज? अगर मैं इसको डायमेंशन एनालिसिस के हिसाब से ही देखूं तो यहां पर एक्चुअली क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, इनटू ये डीएक्स ऊपर चला जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? डिवाइडेड बाय ए का मतलब क्या हो गया, ये एरिया हो गया, और डीवी चेंज इन वेलोसिटी, या सिंपली हम क्या लिख सकते हैं उसको, वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो अब इसके डायमेंशन क्या होंगे, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल। एरिया का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन। तो बताओ इसका फाइनल डायमेंशन क्या आएगा? तो यहां पर आ जाएगा, पहले तो m आ गया, ये l और ये l कट गया, तो ये क्या बन जाएगा, l माइनस वन और t माइनस वन। ऐसे ही होगा कि नहीं, चेक कर लो। ठीक है, ये समझ लो, ये l और ये l कट गया, ये 2 है ऊपर गया, ये 1, 2 माइनस वन मतलब क्या हो गया, माइनस वन। ये t माइनस वन है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वन, मतलब t रेज़ टू पावर माइनस वन। तो कौन सा ऑप्शन है, चेक कर लो इसमें, फर्स्ट वाला। क्या ये क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट लिखो प्लांक्स कांस्टेंट। ये रेस कर दो पूरा। प्लांक्स कांस्टेंट, इसको डिनोट करते हैं h से। प्लांक्स कांस्टेंट को डिनोट करते हैं h से। प्लांक्स कांस्टेंट एक्चुअली प्रोटॉन से रिलेटेड होता है, तो इसको पहले इसकी स्टेटमेंट लिखो, क्या है इसका मतलब। एनर्जी ऑफ ए प्रोटॉन with respect to its frequency, energy of proton with respect to its frequency, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। h एक कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34। 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34। ये भी शायद आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन पढ़ा है क्या? अच्छा, केमिस्ट्री में पढ़े हो, ओके ठीक है। अच्छा, तो यूनिट क्या होती है इसकी याद है? मैंने अभी डेफिनेशन बताई, उससे यूनिट समझ में आएगी। एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, और विद रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी मतलब जूल अपॉन हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। समझ में आ गई ये चीज? तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, जूल हर्ट्ज टू दी पावर माइनस वन। समझ में आ गई ये चीज? ठीक है, अब इसके डायमेंशन पे आते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन में आने के लिए पहले जूल, जूल मतलब एनर्जी। एनर्जी और वर्क की यूनिट क्या होती है, सेम। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, एम एल टी माइनस टू इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब कितना हो जाएगा, एल। तो ये बन गया हमारा वर्क या फिर एनर्जी की यूनिट। समझ में आ गया? ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी है, अपॉन में फ्रीक्वेंसी। बताओ इसके लिए क्या लिखोगे, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज होती है। डायमेंशन क्या होता है, टी माइनस वन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टाइम का क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो यहां पर क्या आ जाएगा, टी माइनस वन, और एक और माइनस वन आएगा। यहां तक समझ में आया सबको? तो क्या आएगा फाइनल डायमेंशन, बताओ। एम, ये क्या हो जाएगा, L2, और टी में क्या आ जाएगा, पावर में माइनस वन, क्योंकि ये प्लस वन हो जाएगा और यहां पर क्या है, माइनस टू। तो फाइनली क्या मिलेगा, ML2 T माइनस वन। तो देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, ऑप्शन टू। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ओके, अब लास्ट बच गया वर्क फंक्शन। तो वर्क का फंक्शन है, मतलब ये क्या है, किसके बारे में बात कर रहा है, वर्क के बारे में बात कर रहा है। तो वर्क का जो डायमेंशन होगा वही वर्क फंक्शन का भी डायमेंशन होगा। और वर्क का डायमेंशन देखो, अभी हमने देखा था क्या था, ML
2t-2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला। क्या ये सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसकी थोड़ी थोड़ी शॉर्ट डेफिनेशन मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ सबको और उससे डायमेंशन निकालना आसान रहे। नहीं तो पूरा याद कैसे करोगे, मुश्किल हो जाएगा। हटा दूं फिर इसको मैं? चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ये कन्वर्जन में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं, ये मैं नहीं बता रहा हूं, याद रहेगा ना, ये नोट डाउन कर लेना ये सब। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कुछ और कन्वर्जन रूल, क्योंकि अब हम कुछ कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। माइक्रोमीटर क्या होता है? 10⁻, माइक्रो को इस सिंबल से डिनोट करते हैं 10⁻⁻6 मीटर। नैनोमीटर को n से डिनोट करते हैं। ये वाला आपने यूज किया एंगस्ट्रॉम, केमिस्ट्री में भी किया होगा आई थिंक। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ये हम यूज करेंगे कई जगह पे, ध्यान रखना। पिकोमीटर क्या होता है? 10⁻12। फेम्टोमीटर क्या होता है? 10⁻15। ये लेंथ के लिए हो गया, स्मॉलर डिस्टेंसेस के लिए हो गया। ठीक है, फिर एरिया के लिए एकड़ हो गया, हेक्टेयर हो गया, बान हो गया, ये सारे कन्वर्जन रूल है। मेजर ऑफ मास के लिए क्या है? 1 क्विंटल, 1 टन, 1 पाउंड एंड 1 CSL। CSL का फुल फॉर्म किसी को पता है क्या? नहीं पता है? CSL का फुल फॉर्म है चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, तो 1 चंद्रशेखर लिमिट इज इक्वल्स टू 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन या सोलर मास। क्लियर हो गया ये चीज? तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली इससे रिलेटेड आ सकते, तो आप इसको ध्यान में रखना। हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, 3 तरह की लॉन्गर डिस्टेंस वाली यूनिट्स, ये जो थे शॉर्टर डिस्टेंस वाले यूनिट्स थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। हाँ, ये कुछ सिंपल क्वेश्चन है, देख लो। ये वाले क्वेश्चन हमने शायद नहीं किए पिछली क्लास। एक बार देख लो इसको, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। A student measures the thickness of human hair by looking at it to a microscope, magnification 100. He makes 20 observations and finds the average width of hair in the field of view of the microscope is 3.5 mm. What is the estimate on the thickness of hair? क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ बताओ क्या है वसुधा? स्टूडेंट है, उसने एक हेयर को माइक्रोस्कोप के अंदर रखा और उसने 20 ऑब्जर्वेशन पाए, जिसमें उसका माइक्रोस्कोप के अंदर 3.5 mm का मतलब उसको विड्थ मिला और मैग्नीफिकेशन उसको इतना विड्थ मिला अगर उसने माइक्रोस्कोप में देखा। और माइक्रोस्कोप को उसने किस पे सेट करके रखा था? कितने लेवल ऑफ मैग्निफिकेशन पे? 100 के मैग्निफिकेशन पे सेट करके रखा था। अब बोल रहा है कि एक्चुअल में व्हाट इज द एस्टिमेट ऑन द थिकनेस ऑफ एयर, एक्चुअल थिकनेस उसका क्या होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। समझ में आई ये चीज? तो मतलब जो भी आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वो उससे अभी कितने टाइम्स ग्रेटर दिख रहा है? 100 टाइम्स ग्रेटर दिख रहा है। तो एक्चुअल थिकनेस आपको निकालनी है। तो इसको कैसे निकालोगे? एक्चुअल जो थिकनेस होगी, एक्चुअल थिकनेस इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड थिकनेस जो आया 3.5 mm डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर? मैग्निफिकेशन लेवल, जो कितना है यहाँ पर? 100 का। मतलब वो एक्चुअल साइज से उसको 100 टाइम्स बड़ा दिखा रहा है, तो उसका एक्चुअल साइज क्या होगा? उससे 100 टाइम्स छोटा होगा। 100 टाइम्स छोटा मतलब 3.5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 100। तो कितना आ जाएगा ये? 0.035 मिलीमीटर। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है, ये उस टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को याद होगा 10th में आप लोग वो पढ़ते थे, सिमिलैरिटी पढ़ते थे, याद होगा थोड़ा बहुत? सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। जैसे मान लो एक ट्राइंगल ये बन रहा है, दूसरा ट्राइंगल ये बन रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, बट ये स्मॉलर है और वो उससे क्या है? ग्रेटर है। अब कितने टाइम्स है? तो सपोज यहां पर क्या है? 2 टाइम्स है। क्लियर हो गया? तो ये मैग्निफिकेशन लेवल इट इज सिमिलर टू दैट थिंग ओनली। ओके, हटा दो ये क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन दे रहा हूं और नोट करना। in a submarine fitted with sonar
फिटेड विथ सोनार। तो ये सोनार का फुल फॉर्म पता है? हाँ, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो सोनार सिस्टम क्या और कैसे काम करता है पता है? मतलब साउंड फ्रीक्वेंसी डालते हो, जितनी फ्रीक्वेंसी ऊपर आती है उससे हम लोग को पता चलता है कि डेप्थ। ओके, ठीक है। एक्चुअली वो रडार सिस्टम और सोनार सिस्टम लगभग सेम है। रडार जो है ऑन एयर पे काम करता है, सोनार जो है अंडर वाटर काम करता है। ये कई सारे जानवरों में इनबिल्ट रहता है, जैसे कि वेल्स के अंदर रहता है, तो वेल्स खुद ही एक सिग्नल को ट्रांसमिट करती है और उसको रिसीव करती है। ठीक है, इसके अलावा और किसके अंदर होता है? बैट्स के अंदर होता है, हाँ, डॉल्फिन्स के अंदर होता है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे उनके अंदर रहता है। तो उसका सिस्टम क्या होता है, मान लो एक सबमरीन है, सबमरीन में सोनार सिस्टम फिटेड है, तो वो क्या करेगा, यहां पर अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहां से ना वो एक अल्ट्रासाउंड सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। क्लियर हो गया ये चीज? जब ये सिग्नल ट्रांसमिट होगा तो इस ऑब्जेक्ट को हिट करेगा, हिट करने के बाद ये वापस रिटर्न आएगा, रिटर्न आएगा तो वापस उसको रिसीव करेगा। समझ में आई ये चीज? अब यहाँ पर सिंपल सिस्टम वो क्या यूज करता है, स्पीड डिस्टेंस टाइम कैलकुलेट करता है। उसको इसकी स्पीड पता होती है, जो भी वो सिग्नल दे रहा है, अल्ट्रासाउंड सिग्नल है तो उसकी स्पीड प्री डिटरमाइंड होती है, अलग अलग मीडियम पे, वाटर पे अलग रहेगी, वो फिक्स रहती है, तो उसको स्पीड पता है। उसने टाइम ऑब्जर्व किया कि उसने जब उसको ट्रांसमिट किया तो कितना टाइम लगा और रिसीव आने में कितना टाइम लगा। मान लो ट्रांसमिट और रिसीव के बीच में उसको लगा 100 सेकेंड का टाइम, तो जाने में उसको कितना टाइम लगा 50 और आने में कितना लगा 50। तो जब उसने ऑब्जेक्ट को हिट किया तो वो वाला टाइम आपको पता चल गया, स्पीड आपकी प्री डिटरमाइंड है, जिससे आप क्या निकाल सकते हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। समझ में आया? मैंने क्वेश्चन का हिंट कर दिया आप लोगों को, क्वेश्चन आगे पढ़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन है, इन ए सबमरीन फिटेड विथ सोनार द टाइम इंटरवल बिटवीन द जनरेशन of an ultrasound wave and the receipt of its echo is 200 second, and the receipt of its echo is 200 second, and the receipt of its echo is 200 second, full stop. What is the distance of enemy submarine? What is the distance of the enemy submarine if the speed of sound in water is 1.450 kilometer per second, 1.450 किलोमीटर पर सेकेंड। नोट किया सबने? इको सिग्नल का मतलब समझ रहे हो ना, इको का मतलब क्या है? हाँ, इको का मतलब गूंजना, लेकिन इस सिस्टम के टर्म्स में क्या है, वापस आना। उसने ट्रांसमिट किया, रिफ्लेक्ट बैक होके आना, ये क्या हो जाएगा, इको हो जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ? चलो कैलकुलेट करो, बताओ क्या होगा। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ एनिमी सबमरीन? हाँ, आ गया किसी का? हाँ, नहीं, हाँ, मैंने हिंट किया था, तो अभी थोड़ी देर पहले समझाया था सोनार कैसे काम करता है। सोनार कैसे काम करता है, वो सिग्नल ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट करके वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, हिट बैक करके वापस आएगा। ठीक है, और क्या करेगा, वो टोटल टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट करेंगे, जब उन्होंने ट्रांसमिट किया, जब वापस आया, तो वो जो टोटल टाइम होगा वो जाने और आने का टोटल टाइम होगा। समझ में आया? तो सिर्फ जाने का कितना टाइम होगा, वो जो 200 सेकेंड जो है ना, वो टोटल टाइम है। क्वेश्चन को देखो ना क्या लिखा है उसमें, क्वेश्चन में लिखा है
generation of an ultrasound wave and the receipt of its echo is 200 सेकेंड। जनरेट करने से लेके इको रिसिप्ट करने के बीच का जो टोटल टाइम है वो कितना है, 200 सेकेंड। तो जब उसने ऑब्जेक्ट को या एनिमी सबमरीन को हिट किया, वो टाइम क्या होगा, उसका हाफ होगा, तो वो कितना हो जाएगा, 100 सेकेंड्स का हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम t इज इक्वल्स टू हम क्या लेंगे, 100 सेकेंड्स लेंगे। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? और स्पीड हो गई ये वाली, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, एनिमी शिप का डिस्टेंस, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आएगा 145 किलोमीटर्स। क्या समझ में आया ये सभी को? सिंपल स्पीड डिस्टेंस टाइम का ही कंसेप्ट है, बस यहां पर कैसे अप्लाई हो वो आपको देखना। हटा दूं ये क्वेश्चन फिर मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर in 1 kg of mass? How many electrons are there in 1 kg of mass? That's it. ये कितने बच्चे सॉल्व कर लेंगे? हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन का मास पता होना चाहिए इसके लिए। किसको याद है? ये पढ़ा है ना तुम लोगों ने, केमिस्ट्री में पढ़ा है, मेरे ख्याल से 10th में भी पढ़ते थे। नहीं 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 नहीं, वो चार्ज बता रहे हो, 1.6 जो बता रहे हो। नहीं नहीं, 9.11 इंटू 10⁻⁻31। नोट करो, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, m सबस्क्रिप्ट e से। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.11 इंटू 10⁻⁻31। आगे क्या, kg। ये 1 इलेक्ट्रॉन का मास है, और क्वेश्चन में पूछा है 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अज्यूम कर लो कि 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ में आ रहा है? तो n इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 kg। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 kg। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, 1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये कितना आएगा, 9.11 इंटू 10⁻⁻31। क्या ये क्लियर हो गया? अब क्या इसको अंदाजे में इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी आएगी? आईसीएसई वाले तो कैलकुलेटर यूज कर लेंगे, तुम लोगों को अगर ऑप्शन देखना है कि कैसे आएगा, क्या आएगा आंसर, तो कैसे निकालोगे? तो एक काम करो, ये 10⁻⁻31 को ऊपर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, 10⁻+31। उसको क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 10⁻30, ऐसा लिख सकते हो। डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, 9.11। क्या ये समझ में आ रहा है? अब अप्रोक्सीमेटली इसको अगर हम कट करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, 9 1 जा कितना हो जाएगा, 9 पॉइंट लगेगा, 1 बच गया और 10 हो गया अगेन, 9 1 जा कितना आ जाएगा, फिर से 9, तो 1.1 के आसपास आएगा लगभग। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1.1 इंटू 10⁻30। इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 kg ऑफ मास के अंदर। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये पुराने पूछे गए क्वेश्चंस है, अलग अलग स्कूल के एग्जाम्स में, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, डायरेक्ट वाले जो मैं अभी बता रहा हूँ। ये वाले बोर्ड में इंपोर्ट नहीं कर पाया था, कुछ कारण से उसमें नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर मेरे पास है जो, जिससे मैं बता रहा हूँ पढ़ के। हो गया, हटा दूं इसको फिर मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना। द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल, द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल is 0.32 gram per centimeter cube. The density of material is 0.3 gram per centimeter cube. Express it in SI unit.
एक्सप्रेस इज इट इन एसआई यूनिट, इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। चलो करो कन्वर्जन, डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके कन्वर्ट करना तो ठीक होगा। हाँ, तुम एक बार इधर देख लो, ठीक है। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन का फॉर्मूला मैंने जो बताया था वो ये था, n2 इज इक्वल टू n1, फिर क्या आ जाएगा m1 अपॉन m2 रेज टू पावर a, L1 अपॉन L2 रेज टू पावर b, T1 अपॉन T2 रेज टू पावर c, ये यूज होगा। यहां पर N1 की जगह पे ये नंबर आ जाएगा, तो कितना आ गया 0.32। क्लियर हो गया ये चीज। M1 की जगह पे ग्राम है तो यहां पर क्या लिखेंगे 1 ग्राम। क्लियर। अब SI यूनिट में मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम्स होता है, तो यहां पर M2 की जगह पे क्या आ जाएगा 1 किलोग्राम आएगा। उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 1000 ग्राम्स। क्लियर हो गया। और पावर में A, तो यहां पर देखो मास जो है वो न्यूमरेटर में, तो पावर में क्या आ गया, यहां पर 1 आ गया। ठीक है। फिर L1 बाय L2, तो यहां पर L1 की में सेंटीमीटर है तो ये कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। L2 SI सिस्टम में लेंथ के लिए यूनिट हम क्या यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं। मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ में आ गया। और B की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो यहां पर अपॉन सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं ग्राम सेंटीमीटर टू दी पावर क्या आ जाएगा -3, तो B की जगह पे हमारे पास कितना आ जाएगा -3। क्लियर हो गया। T1 बाई T2 यूज नहीं होगा क्योंकि यहां पर टाइम के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, टाइम उसके डायमेंशन में नहीं है, तो ओवरऑल ये आ जाएगा 0.32। इसको मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 10 रेज टू पावर -3। -3 कैसे हुआ, क्लियर हो गया। ये वाला पार्ट को अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 100 की पावर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्योंकि पावर नेगेटिव थी पॉजिटिव बन जाएगी रेसिप्रोकल करके। तो 0.32 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ, कैसे हुआ। अब जब पावर्स ऐड होंगी तो 0.32 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, जिसको आप कितना लिख सकते हो 320, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये केजी पर मीटर क्यूब। चेक करो किसका किसका सही आया है। आ गया सही है। लक्ष्य हो गया ये। हटा दो ये क्वेश्चन फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यंग्स मॉडुलस ऑफ अ स्टील is 1.9 into 10 raised to power 11 Newton per meter square. Express this in dyne per centimeter square. Express this in dyne per centimeter square. ठीक है। तो डाइन फोर्स की यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट होती है। अभी आपको एसआई सिस्टम में क्या बना, आपको इसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। चलो जल्दी करो इसको। चैतन्य पिछला वाला में कुछ डाउट है क्या, समझ गया ना। अनुराग तूने बनाया पिछला वाला। यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन आज लिखा था ना, देखना एक बार। अगर मान ले याद नहीं भी है यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन, तो भी निकाल सकता है। कैसे निकाल सकता है, तो न्यूटन मतलब किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट। तो फोर्स का डायमेंशन याद होना चाहिए, क्या होता है mL/T-2। तो ये क्या हो जाएगा mL/T-2। समझ में आई ये चीज। फिर अपॉन में क्या आ जाएगा, यहां पर अपॉन में
एम का मतलब, ये एम का मतलब क्या, मीटर है, मीटर स्क्वायर है, मीटर मतलब अपॉन में क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा, समझ में आए? तो जो यंग्स मॉडुलस उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। एक बार चेक कर लो सभी ने डायमेंशन करेक्ट लिखा कि नहीं यंग्स मॉडुलस का, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अगर इसको कन्वर्जन करना है तो फॉर्मूला क्या लगता है, एन टू इज इक्वल्स टू, ये होता है m1 अपॉन m2 रेस टू पावर a, L1 अपॉन L2 रेस टू पावर b, T1 अपॉन T2 रेस टू पावर c। यहां तक ओके? सामने N1 भी आता है, N1 मतलब ये वाला नंबर जो कितना जाएगा 1.9 इंटू 10 टू द पावर 11, ठीक है। अब m1 बाय m2 लिखेंगे, पहले a की वैल्यू डाल देते, तो a की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी 1। L1 बाय L2 लिखेंगे, b की वैल्यू डाल देते, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। T1 बाय T2 लिखेंगे, लेकिन c की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी -2। यहां तक क्लियर हो गया? तो अब ये बताओ m1 की जगह पे क्या आएगा, m1 मतलब मास की यूनिट, कौन सा सिस्टम में, एसआई सिस्टम में क्या होती है, केजी, ठीक है। तो यहां पर 1 kg मतलब क्या हो जाएगा 1000 ग्राम्स। और यहां पर सीजीएस सिस्टम है, डाइन सीजीएस सिस्टम है, तो उसमें मास की यूनिट होती है 1 ग्राम, तो 1 अपॉन 1000, 1000 अपॉन 1। क्लियर हो गया ये चीज? L1 अपॉन L2 तो लेंथ की यूनिट, तो इसमें लेंथ की यूनिट होती है मीटर, ठीक है। तो यहां पर आ गया 1 मीटर, और यहां पर लेंथ, सॉरी 1 मीटर जिसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया यहां तक? T1 बाई T2 तो दोनों में टाइम की यूनिट सेम होती है, सेकेंड्स होती है, तो 1 बाय 1, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये वाला पार्ट को स्किप कर दो। ओके, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 1.9 इंटू 10 टू पावर 11 इंटू ये कितना हो जाएगा 1000, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये 100, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट, तो आंसर क्या आ जाएगा 1.9 इंटू 10 टू पावर 12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना, कैलकुलेट द एंगल, कैलकुलेट द एंगल 1 मिनट इन रेडियन, कैलकुलेट द एंगल 1 मिनट इन रेडियन। तो 1 मिनट को रेडियन में कैलकुलेट करो या कन्वर्ट करो, ये क्वेश्चन है। कैसे करेंगे 1 मिनट को? तो सबसे पहले आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होता है, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन। यहां तक क्लियर हो गया? अब 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो इसका मतलब 60 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन। क्या यहां तक क्लियर हो गया? तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियन। क्या ये समझ में आया सभी को? अब पाई की वैल्यू रख देना 3.14, और जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो किसका वैल्यू हो जाएगा, 1 मिनट का वैल्यू आ जाएगा। अगर 1 सेकेंड को कन्वर्ट करने बोलता तो क्या आता? हाँ, यहां पर क्या जाता, 1 डबल डैश, और ये कितना हो जाता है पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियंस। तो ये डायरेक्टली आप ध्यान में रखना, अगर आपको 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये, 1 मिनट को कन्वर्ट करना है तो ये, 1 सेकेंड को कन्वर्ट करना है तो ये, तो कई जगह पे ये यूज होती है डायरेक्टली कन्वर्जन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं आगे। ये हटा दूं क्या मैं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने के पहले ना मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है।
ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब एक एग्जांपल के लिए ये मानते हैं कि अभी जो इनिशियली जो था इसका एरिया था 1 यूनिट, एरिया था 1 यूनिट, इसमें इसकी लेंथ 1 थी और विड्थ कितनी थी, 1 थी, ठीक है। और अब इसका एरिया बढ़ के हो गया 4 यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट। समझ में आ रहा है ये चीज? तो एरिया कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो मैग्निफिकेशन कितने टाइम्स हुआ इसमें, 4 टाइम्स। क्या ये क्लियर हो गया? लेकिन एरिया का मैग्निफिकेशन 4 टाइम्स है। अगर मैं लीनियर मैग्निफिकेशन पूछूं कि कितने टाइम्स हुआ है, तो आंसर क्या होगा आपका, 2 टाइम्स। कैसे 2 टाइम्स, आपने कैसे निकाला 2 टाइम्स? आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया का क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट लोगे तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 2। तो अभी लेंथ और ब्रेड्थ 1 1 थी, अब लेंथ और ब्रेड्थ कितनी हो गई, 2 2 हो गई। समझ में आई ये चीज? ये 2D शेप था। अगर मान लो 3D शेप होता, और 3D में अगर वॉल्यूम जो है वो मान लो 27 टाइम्स हो जा रही है, पहले वॉल्यूम थी 1 सेंटीमीटर क्यूब और बाद में वॉल्यूम हो गई 27 सेंटीमीटर क्यूब। समझ रहे हो ना? इनिशियली वॉल्यूम था किसी ऑब्जेक्ट का 1 सेंटीमीटर क्यूब और बाद में उसका वॉल्यूम हो गया 27 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि इसका लीनियर मैग्निफिकेशन कितना हुआ है, तो आंसर क्या होगा, 3। आपने क्या किया, क्यूब रूट निकाल लिया दोनों का। समझ में आ गया ये चीज? तो उससे निकल गया लीनियर मैग्निफिकेशन। अब अगला क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं वो उसी पे बेस्ड है, तो देखो इसको और बताओ कैसे बनेगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, ये वाला। A photograph of house occupies an area of 1.75 centimeter square on a 35 mm slide. The slide is projected on screen and the area of the house on the screen is 1.55 meter square. What is the linear magnification of the projector screen arrangement? तो जो इंपॉर्टेंट डेटा वो नोट करो और ट्राई करो एक बार उसको सॉल्व करने का। क्या ये समझ पा रहे हो या एक बार एक्सप्लेन करूं मैं दूसरे इजियर लैंग्वेज में? अगर आप लोगों ने कभी लाइट गोल हुई होगी अंधेरे में, ये वाला काम तो किया होगा कि टॉर्च है, टॉर्च के सामने हाथ रखते थे, हाथ रखते हो तो उसका रिफ्लेक्शन, उसकी इमेज बनती है। जितना पास लाओगे उतनी छोटी और जितना दूर ले जाओगे उतनी बड़ी इमेज बनती थी। याद है ना ये चीज? इसी सिस्टम पे काम करता है पुराना प्रोजेक्टर सिस्टम। पुराना प्रोजेक्टर सिस्टम मतलब पहले एक टाइप का प्रोजेक्टर हुआ करते थे, आजकल डिजिटल प्रोजेक्टर आ गए। उसमें क्या होता था, उसमें अंदर पे एक लाइट लगी होती थी, उसमें एक ट्रांसपेरेंट फिगर को या ड्राइंग को हम रखते थे और उसमें लाइट जो है ना एक मिरर पे पड़ के रिफ्लेक्ट होके आती थी। ठीक है, आजकल के भी प्रोजेक्टर सिस्टम वैसे ही होते हैं, लेकिन बस उसमें कलरफुल हो जाता है और डिजिटली प्रोजेक्ट होते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? अभी के प्रोजेक्टर सिस्टम अगर आप लोगों ने देखा होगा उसमें भी साइज को छोटा बड़ा करने का ऑप्शन होता है, अगर किसी को सेट करते हुए देखा होगा तो यहां पर बस वही बोल रहा है कि जब उसकी एक्चुअल साइज जो थी, जो उसकी ड्राइंग की जो एक्चुअल साइज थी वो कितनी थी, 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया था उस ड्राइंग का। लेकिन जब उसको प्रोजेक्टर में स्क्रीन पे प्रोजेक्ट किया तो उसका एरिया कितना दिखाई दिया प्रोजेक्टर स्क्रीन पे, 1.55 मीटर स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया मैग्निफिकेशन या एरियल मैग्निफिकेशन कितना हुआ है, तो आप वो मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे? नहीं बता पा रहे हो? मैं इसको अगर डेटा छोटा कर दूंगा तो आप आराम से बता दोगे। मान लो पहले था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया था ड्राइंग में, और बाद में उसका एरिया हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब बताओ एरियल मैग्निफिकेशन कितना हुआ, एरिया में कितने टाइम्स का मैग्निफिकेशन हुआ?
50 टाइम्स का आपने कैसे निकाला? मान लो पहले था 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया, बाद में हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया, तो एरिया में मैग्निफिकेशन कितना हुआ? 5 टाइम्स का हो गया। कैसे निकाला आपने? न्यू वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू, यही आपका मैग्निफिकेशन हुआ। समझ में आया? तो यहां पर न्यू वैल्यू आपकी कितनी आ रही है? 1.55 मीटर स्क्वायर, ये आपकी न्यू वैल्यू आ रही है। ओल्ड वैल्यू आपकी कितनी है यहां पर? 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ओल्ड वैल्यू आ रही है। और ये आपको क्या देगा? एरियल मैग्निफिकेशन, या एरिया के टर्म्स में कितने टाइम्स मैग्निफिकेशन हुआ है। तो लिख लो दैट इज इक्वल टू एरियल मैग्निफिकेशन। न्यू एरिया डिवाइडेड बाय ओल्ड एरिया, वॉल्यूम रहता तो न्यू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओल्ड वॉल्यूम। क्लियर हो गया ये चीज? अब इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है ये। और ये डायरेक्टली कटेगा नहीं, आपको सेंटीमीटर को या मीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो तभी ये चीज निकलेगी। तो 1.55 इंटू 100 इंटू 100, और ये कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, डिवाइडेड बाई आ जाएगा 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया? तो ओवरऑल ये तो ये वाली टर्म्स तो हट गई, यहां पर दोनों से हम पॉइंट भी हटा देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 155 डिवाइडेड बाय 175 इंटू 10⁴ लिख देता हूं, ऐसा कुछ आएगा। यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा अंदाजा लगाते हैं किससे डिवाइड होगा। 5 से तो होगा, ठीक है। 5 से करेंगे तो 5 3 15, 5 5 25, 5 3 15, 5 1 5, 35, 31/35 लगभग आ रहा है। एग्जैक्ट डिवाइड करने जाओगे तो इसको थोड़ा राउंड ऑफ कर लेके हम अंदाजे के लिए कर लेते हैं राउंड ऑफ, ठीक है। राउंड ऑफ मैं अप्रोक्सीमेशन के लिए कर लेता हूं, इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं। मान लो ये कितना हो गया? 35 मान लो, तो कितना हो जाएगा ये? 35 और ये 35 कट जाएगा, तो आपका मैग्निफिकेशन कितना आ गया? 10⁴ का मैग्निफिकेशन आया। समझ में आया ये चीज? अब क्वेश्चन में पूछा है कि प्रोजेक्टर का लीनियर मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो बताओ क्या होगा आंसर। मान लो ये आ रहा है कैलकुलेशन करने के बाद, और आपको क्वेश्चन में पूछा लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो क्या लिखोगे आंसर? हाँ, 100। क्यों 100 होगा? क्योंकि वो एग्जांपल मैंने बताया था ना, एरिया का मैग्निफिकेशन निकला है, आपको क्या पूछ रहा है? लीनियर मैग्निफिकेशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। क्या ये क्लियर हो गया? जो पिछले वाले एग्जांपल में मैंने ये बताया था, जैसे इसका एरिया 1 था, एरिया कितना हो गया? 4, तो लीनियर मैग्निफिकेशन कितना हो, मतलब उसकी लेंथ कितने टाइम्स बढ़ी है? तो लेंथ कितने टाइम्स बढ़ी है? 2 टाइम्स बढ़ी है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, जो भी इसका आएगा लीनियर मैग्निफिकेशन विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 155 अपॉन 175 इंटू 10⁴। कैलकुलेशन देख लेना, उसमें ज्यादातर इतना लंबा कैलकुलेशन देगा नहीं आपको, स्ट्रेट फॉरवर्ड या तो वैल्यू दे देगा उसकी। हटा दो ये क्वेश्चन, हो गया तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस जो है ना आपके, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स पे बेस्ड कई क्वेश्चन बनते हैं। याद होगा हमने डायरेक्ट किया था, लेकिन कैलकुलेशन के रूल क्या थे सिग्निफिकेंट फिगर्स के? याद है कैलकुलेशन के रूल? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स लेते हैं। राउंडिंग ऑफ वाला मेथड याद है कि नहीं? 0.5 अगर है तो हम क्या करेंगे? ऑड, उसके पहले वाले ऑड डिजिट को क्या बना देंगे? इवन। उससे छोटा है तो एज इट इज रहने देंगे, बड़ा है तो इंक्रीज कर देंगे। तो यहां पर बस वही डेटा पे क्वेश्चन है। आपको क्या दिया हुआ है? लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस, एल, बी और एच गिवन है एक रेक्टेंगुलर शीट की। तो ये वाली वैल्यू जो है वो क्या हो गई? लेंथ हो गई। ये वाली वैल्यू क्या हो गई? ब्रेड्थ हो गई। और ये वाली वैल्यू क्या हो गई? थिकनेस, मतलब एच हो गई। गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ शीट क्या होगा बताओ? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्लास 10th की बात कर रहा हूं, कुछ नया नहीं। हाँ बताओ। LB/BH/HL। हाँ हाँ, करेक्ट। 2 अंडर ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। समझ में आ गया ये चीज?
यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एल की जगह पे ये, बी की जगह पे ये और एच की जगह पे ये रखना है, पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना है। फाइनली जो आपका आंसर आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी बहुत बड़ी सी, आपको कितने डिजिट पे छोड़ना है, बस यही चीज आपको ध्यान में रखना है। तो कितने, अच्छा ये 2 मीटर में, ये किस में कन्वर्टेड अभी, सेंटीमीटर, तो आपको इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में, और फिर वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्लियर, मैंने देखा नहीं वो सेंटीमीटर में, तो देख लो ये कैसे होगा ओवरऑल। तो यहां पर ये मीटर में लेंथ हो गया, ये मीटर में ब्रेड्थ हो गया, और मीटर में उसकी क्या हो जाएगी, हाइट। फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL यूज करोगे तो फाइनली आपको जो एरिया मिलेगा इसका, टोटल सरफेस एरिया, वो ये आएगा। तो हमने इसको कितने डिजिट पे छोड़ा है, 3 डिजिट पे, राउंडिंग ऑफ करके। क्यों 3 डिजिट पे छोड़ा, क्यों 3 डिजिट पे छोड़ा, क्योंकि L, B और H तीनों में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके हैं, H के, और लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स का काउंट कितना है, 3, तो इसलिए इसको 3 डिजिट प्लेसेस पे छोड़ेंगे। समझ में आई ये चीज। सेम चीज हमने जब वॉल्यूम निकाला तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। मल्टीप्लाई करने पे आपको ये डिजिट्स मिले, लेकिन आप लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पे छोड़ोगे, वो कितना है, 3, तो क्या आ जाएगा 0.0855, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन आपका ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये समझना कि कितने डिजिट पे आपको आंसर्स को छोड़ना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो क्या लिखा है। ये क्वेश्चन देखो एम्स के एग्जाम में भी पूछा गया था, 2018 वाला, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। और ये पढ़ो एक बार और ट्राई करो। A mass of box measured by grossers balance is 2.3 kg. 2 gold pieces of masses 20.15 grams and 20.17 grams are added to box. तो एक बॉक्स का मास गिवन है आपको 2.30 kg है, और उसमें 2 गोल्ड पीसेस डाल रहे हैं। एक का मास है 20.15 ग्राम, दूसरे का 20.17 ग्राम। इसको ऐड किया, द टोटल मास ऑफ द बॉक्स, तो बॉक्स का टोटल मास कितना हुआ ये आपको बताना है। बताओ क्या होगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, तो इसलिए आप कल करो और बताओ मुझे क्या आएगा। नहीं, नहीं, तुम लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो शायद। हाँ हाँ हाँ, ये देखो, ये किस में गिवन है, केजी। ये बॉक्स का वेट केजी में है, और जो गोल्ड पीसेस डाल रहे हैं वो ग्राम्स में है। हाँ, तो इसको ग्राम, इस ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलोग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.02015 केजी। समझ में आया कैसे केजी में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाय क्या करके, 1000 करके। डिवाइडेड बाय 1000 मतलब 0.3 डिजिट उधर शिफ्ट हो गया, तो इसलिए 0.2015 ग्राम्स। इसका कितना आ जाएगा, 0.02017 केजी। क्या ये क्लियर हो गया। और जो बॉक्स का मास है वो कितना है, 2.30 केजी। अब इन सबको ऐड करो, ऐड करने के बाद क्या आएगा, 2.340 जो भी आएगा कुछ। क्लियर, करो जल्दी कंप्लीट करो। अब बताओ मुझे इसका क्या आएगा, राउंडिंग ऑफ करने के बाद और लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के बाद फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, 2.34 केजी। क्या ये क्लियर हो गया, क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहां पर कितने हैं, 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 2.34 केजी। क्या ये क्लियर है सबको। हाँ, केजी से ये लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, हाँ वो केजी से ही पता चला, उसमें 3 है, इसमें तो 4 है ना। ठीक है, क्या ये क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट पार्ट, इसका एक और पार्ट क्या पूछा है, द डिफरेंस इन मासेस ऑफ द पीसेस
टू करेक्ट सिग्निफिकेंट प्लेसेस, टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये जो दोनों पीसेस है, द डिफरेंस ऑफ मासेस ऑफ पीसेस, ये दोनों पीसेस का डिफरेंस कितना होगा टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आप इनको ग्राम्स में ही डिफरेंस बता सकते हो, क्योंकि दोनों क्या है ग्राम्स में, तो कितना आ जाएगा डिफरेंस 0.02 ग्राम्स। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहां भी 4 है, लेकिन हमारा आंसर किस में आ रहा है? 2 में आ रहा है, उसके बाद वाले डिजिट्स आ ही नहीं रहे, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। क्लियर? हटा दूं क्या फिर इसको मैं? चलो नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो सामने, ये क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस पे बेस्ड है। डायमेंशनल एनालिसिस के 3 एप्लीकेशन है। कौन कौन से 3 एप्लीकेशन? इंपॉर्टेंट 3 एप्लीकेशन है, वैसे तो बहुत सारे। कौन से 3 है? करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन चेक करना, और एक और क्या था? रिलेशनशिप डिराइव करना, और एक क्या था? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट का कन्वर्जन करना। तो यहां पर जो है ना, करेक्टनेस चेक करना हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो क्या लिखा है, पहले पूरा स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूं। अ फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट्स मूविंग मास m to the rest mass m0 of a particle in terms of speed v and the speed of light c. The relation first arose as a consequence, ये पूरा बताया स्टोरी, उसकी बैकग्राउंड यहां तक छोड़ते, फिर आगे लिखा a boy recalls the relation almost correctly but forgets where to put constant c. He writes this. तो जो लड़का है उसने ना, ये वाला तरीका आप आगे लाइफ में कई जगह कई बार यूज करोगे, इसलिए इसने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया है। मतलब अगर हम लोग भी इंजीनियरिंग करते थे, हमको नहीं पता होता था, कई बार फॉर्मूले भूल जाते थे, तो हम फॉर्मूले को कैसे याद करते थे कि कौन सा सही है फॉर्मूला? तो उसके डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू या फिर उसकी यूनिट के थ्रू। तो यहां पर ये बोल रहा है एम जो है मास है, एम नॉट जो है वो भी क्या है? मास ही है, कोई अलग टाइम पे। समझ में आई ये चीज? और यहां पर उसको फॉर्मूला इतना याद था, लेकिन उस फॉर्मूले में एक सी था, वो मिस कर गया कि वो सी कहां पर आएगा। और सी क्या है इसमें ये भी बताया, सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। और वी क्या है वो भी क्वेश्चन में मेंशन किया, वी क्या है? स्पीड ऑफ पार्टिकल। अब पूछ रहा है कि सी कहां पर आएगा। तो डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से इसका जो डायमेंशन है और इस पूरे का जो डायमेंशन है, दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम। तो लेफ्ट वाला मास है तो उसका डायमेंशन क्या होगा? सिर्फ एम। राइट वाले का भी डायमेंशन इसका मतलब क्या होना चाहिए? एम होना चाहिए। मतलब ये वाला एम नॉट आ रहा है तो यहां पर एम नॉट, मतलब ये क्या हो गया? एम हो गया। क्या ये क्लियर हो गया? अब ब्रैकेट के अंदर में देखोगे तो यहां पर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 1 कौन सी क्वांटिटी होती है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो यहां पर आ रहा है डायमेंशन। तो ये वेलोसिटी का स्क्वायर है ना, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस 1, और उसका स्क्वायर है, मतलब इसका डायमेंशन क्या बन रहा है? L2t-2, ऐसे ही बन रहा है v स्क्वायर का डायमेंशन। तो भाई ये वाला डायमेंशन और डायमेंशन लेस आपस में सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब इसे भी क्या होना चाहिए? डायमेंशन लेस होना चाहिए। और ये डायमेंशन लेस कब होगा? जब मैं इसको इसी के डायमेंशन से डिवाइड कर दूंगा, इसी की यूनिट वाली चीज से डिवाइड कर दूंगा, जो कि क्या है? c है, स्पीड ऑफ लाइट। तो इसको डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम? यहां पर c स्क्वायर कर देंगे। तो जो फॉर्मूले में उसने मिस किया था कि वो c कहां पर आएगा, तो उसका आंसर है वो कहां पर आ जाएगा? v स्क्वायर के अपॉन में c स्क्वायर, ताकि दोनों के सेम डायमेंशन सेम यूनिट कट जाएंगी और ओवरऑल ये यूनिट लेस क्वांटिटी या डायमेंशन लेस क्वांटिटी बन जाएगी, और लेफ्ट और राइट दोनों के डायमेंशन क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। समझ में आई ये चीज? ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है। ओके, सो ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे क्वेश्चंस तो इसमें कर दिए। कुछ एक दो क्वेश्चन मैं बता देता हूं, एक क्वेश्चन और ये वाला देख लो, ठीक है? क्वेश्चन मैं एक बार समझा देता हूं, सुनो क्या लिखा हुआ है। द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट टू द एटॉमिक स्केल इज नोन एज एंगस्ट्रॉम एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस। तो ये भी हमने देखा था, 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर्स होता है, ठीक है? और ये लिखा है द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 0.5 एंगस्ट्रॉम। What is the total atomic volume in मीटर क्यूब? आपको क्या निकालना है? एटॉमिक वॉल्यूम निकालना है मीटर क्यूब में ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का, ठीक है? तो सबसे पहले देखो, ये जो आपको गिवन है ये उसका क्या हो गया? रेडियस हो गया हाइड्रोजन एटम का, और रेडियस हो गया 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब उसको एक स्फीयर अज्यूम करेंगे,
तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह पे क्या पुट कर दोगे, आर की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करोगे। समझ में आई ये चीज। अब देखो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल कितना होता है, क्योंकि आपको 1 मोल में निकालना है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल क्या होता है, ये 6 पॉइंट, ये पता है कि नहीं, एवोगैड्रो नंबर आपने पढ़ा है। तो ये एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स का काउंट हो गया। तो नंबर ऑफ एटम्स के काउंट को एन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, एक एटम के वॉल्यूम से। समझ में आई ये चीज। तो एक एटम का वॉल्यूम मतलब ये, तो ये एवोगैड्रो नंबर आ गया, एन की वैल्यू, ये एक एटम का वॉल्यूम आ गया, और इन सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। क्या ये समझ में आ रहा है। सिंपल हमने क्या किया, एन मतलब नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, और वॉल्यूम ऑफ 1 एटम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको तुम लोग एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देख लेना। तो ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस तो करवा दिए, अगर कुछ छूट गए होंगे तो मुझे बताना। और इसके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं अगर आप लोग देखना चाहोगे, तो जो अभी मैंने पूछा थोड़ी देर पहले, ज्यादातर डायमेंशनल एनालिसिस पे बेस्ड ही क्वेश्चन इसके आएंगे इस यूनिट के। ज्यादा वेटेज है नहीं, या डायरेक्ट यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन आ सकता है, कुछ एक इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, एक आज शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्या होता है, ये क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है। क्या लिमिटेशन है, कि वो स्केलर क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, जो सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस सिस्टम्स जो होते हैं, ठीक है, इसमें कौन सा मैट्रिक्स सिस्टम है, कौन सा नॉन मैट्रिक्स सिस्टम है, डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई होता है वो मैट्रिक्स सिस्टम, ये वाला जो था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। या जैसे यंग्स मॉडुलस हो गया, उसका डायमेंशन क्या होगा, उसका कन्वर्जन क्या होगा, वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ओवरऑल जो मैंने बताया उसको एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना। अगली क्लास में टेस्ट दे दो, सिंपल टेस्ट रहेगा, लेकिन तुम लोगों की पढ़ाई उसी से होगी। ठीक है, ओके। तो फिर हम अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका वेटेज कम रहता है ओवरऑल, तो इसलिए नया चैप्टर इससे रिलेटेड भी नहीं है, तो तुम लोगों को काफी कंफर्टेबल रहेगा उसमें। ठीक है, चलो एंड करता हूं फिर आज की क्लास।